हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक इतिहास का अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बहुवैकल्पिक प्रश्न। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? तो जो मुद्रण मतलब होता है प्रिंट करना, है ना। तो जो प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी थी या मुद्रण की जो तकनीक थी वह सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छापी गई थी। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का मतलब वही नहीं जिसे कपड़े में प्रेस किया जाता है। प्रेस का मतलब यहाँ होता है वो है प्रिंटर मशीन, जिसमें प्रिंट किया जाता है। अखबार वगैरह होते हैं, आपकी जो बुक होती हैं, मैगजीन वगैरह होती हैं, है ना, जो उनको प्रिंट किया जाता है ना, उसको प्रेस कहा जाता है। तो उसके जनक कौन थे, मतलब भारत में इसे लाने वाले कौन थे? तो भारत में इसे लाने वाले थे इरेस्मस। ठीक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुए? बाल पुस्तकें का मतलब होता है बच्चों के लिए किताब छापना। ठीक। तो 1857 में बच्चों के लिए किताबें छापी गई, कार्टून वगैरह वाली किताबें छापी गई, है ना। तो वही किताबें सबसे पहले किस देश में छापी गई थी? तो सबसे पहले यह फ्रांस में छापी गई थी। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। एक पैसिया किताबें बेचने वाले को क्या कहा जाता है? तो एक पैसिया किताब बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता है। इस्लामिक कानून और शरिया के जो विद्वान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस्लामिक जो कानून होते हैं, मतलब उनके जो रूल हुआ करते हैं, शरिया होती है, तो उसके जो विद्वान हुआ करते हैं उसे उलेमा कहा जाता है। कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर आएगा मार्टिन लूथर। निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का पुराना नाम है? जापान की राजधानी टोक्यो, है ना, जापान में है ना टोक्यो। तो टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो टोक्यो का पुराना नाम एदो था। लेखक जो हस्तलिखित पांडुलिपियां लिखते थे उन्हें कहा जाता था। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखना, और पांडुलिपियां, है ना, हाथ से लिखी गई, जो है ना, हाथ से जो लिखा जाता था ना, उसे हस्तलिखित पांडुलिपियां कहा जाता था। पहले कागज तो था नहीं, तो कागज नहीं था तो किस में लिखा जाता था? पेड़ की छाल में लिखा जाता था। भुर्ज की पेड़ छाल होती थी, है ना, इसके अलावा और भी, है ना, पेड़ों की छालों का उपयोग करके उसमें लिखा जाता था, तो उसे हस्तलिखित पांडुलिपियां कहा जाता था। तो हस्तलिखित पांडुलिपियां जो लिखा करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहा जाता था कातिब। ठीक। 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताइए। तो सबसे पुरानी पुस्तक है डायमंड सूत्र। भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो भारत में सबसे पहले कोंकणी भाषा में छापी गई थी। रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था? तो रामचरितमानस का पहला संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा करती थी? तो रूसो के द्वारा जो रचनाएं की गई थी, उन रचनाओं के द्वारा लोग इतने प्रभावित हुए थे कि फ्रांस में क्रांति की परिस्थितियां निर्मित हो गई थी। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह कथन किसका है? यह कथन है मार्टिन लूथर का। पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ था? तो पत्रिकाओं का प्रकाशन 18वीं सदी में शुरू हुआ था। किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई? तो 19वीं सदी में जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई गई। 2 फारसी अखबार, एक है जाम ए जहानामा और दूसरा है शमसुल अखबार, तो ये दोनों जो थे फारसी भाषा में छापे गए थे और ये कब प्रकाशित किए गए थे? यह 1882 में
प्रकाशित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए? तो चीनी बौद्ध प्रचारक जो थे वह इस तकनीक को लेकर जापान आए थे। पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया था। योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो सबसे पहली पुस्तक इन्होंने बाइबिल छापी थी। इंग्लैंड में चैपमैनों द्वारा गरीब तबके के खरीदारों को कौन सी किताबें, मतलब जो चैपमैन हुआ करते थे, गरीब तबके के खरीदार हुआ करते थे, वो कौन सी बुक्स खरीदते थे? तो वह चैप बुक्स खरीदा करते थे जो सस्ती हुआ करती थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुलामगिरी के लेखक खालिस्तान थे, तो कौन थे गुलामगिरी के लेखक? ज्योतिबा फुले। पश्चिमी यूरोप के खालिस्तान 2 देश जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई, तो वह देश था इंग्लैंड और फ्रांस। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है खालिस्तान कहा जाता है, तो गाथा गीत कहा जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले खालिस्तान के साथ आई। किसके साथ आई थी? पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई थी। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति खालिस्तान कहलाता है, तो छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। पारंपरिक चीनी किताब खालिस्तान शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, तो क्या कहा जाता था उस शैली को? उस शैली का नाम था एकॉर्डियन। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला खालिस्तान प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। संघाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से खालिस्तान नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो उस जो पत्रिका उन्होंने संपादन शुरू किया था उस पत्रिका का नाम था बंगाल गजट। जर्मनी के खालिस्तान ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की थी। तो जर्मनी के जो ग्रिम बंधु थे, है ना, ये 2 भाई थे और इन भाइयों ने क्या किया था कि जितनी भी लोक कथाएं थी उन लोक कथाओं को इकट्ठा कर रहा था और इन्हें बरसों लगे थे। प्रिंटिंग प्रेस पहल खालिस्तान धर्म प्रचारकों के साथ भारत के गोवा में आई। तो कब किसके साथ आई थी? पुर्तगाली के साथ आई थी। कागज का आविष्कार खालिस्तान में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ के दौरान उत्तर भारत में खालिस्तान मुस्लिम राजवंशों के धाराशाही होने के बारे में बहुत अधिक चिंतित थे, तो इसका उत्तर आएगा उलेमा। अब आता है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बना लेते हैं। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। रामचरितमानस का प्रकाशन 1810 में कलकत्ता में हुआ था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमर जीवन यह एक महिला के द्वारा लिखा गया था जो बंगाल की थी, है ना। तो कौन थी वो महिला? वह थी रस सुंदरी। बंगाल गजट का संपादन 1780 में किया गया था। संवाद कॉमेडी राजा राममोहन राय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। मार्टिन लूथर 95 स्थापनाएं और स्त्री धर्म रामचड्डा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, अब आता है आपका सही अथवा गलत बताइए। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, बिल्कुल सही है। भारत में प्रेस का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में प्रेस के जनक कौन थे, तो यह वाक्य कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मार्को पोलो नामक महान यात्री पुर्तगाल का रहने वाला था, यह भी असत्य है। चर्मपत्र, चर्म मतलब होता है चमड़ा, लेदर, है ना। तो चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को प्लाटेन कहते हैं, बिल्कुल गलत है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित हुई थी, सही है। करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे, सही है। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 10 करोड़ मुद्रित किताबें आईं। यह कैसा है आपका? इसके पहले एक और है आपका
किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है सही। और 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 10 करोड़ मुद्रित किताबें आईं, तो यह वाक्य असत्य है। 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था, यह सत्य है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, यह सही है। कितागावा उतामारो ने ये व्यक्ति हैं जिन्होंने पेंटिंग की दुनिया में एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिससे कि एक चित्रकला में नया योगदान प्राप्त हुआ था। तो क्या नाम है इनका? कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो ने उकियो, इनकी जो पेंटिंग थी उस पेंटिंग का नाम था उकियो, है ना, जिसे तैरती दुनिया का चित्र कहा जाता है। तैरती दुनिया का चित्र, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कितागावा उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया के चित्र नाम की नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया था। बिल्कुल सही है। गरीब वर्ग के लोगों के लिए बेलम या चर्म पत्र पर छपाई होती थी, गलत है। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा गया है, गलत है। भारत में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने की थी, तो यह सही है। अब आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्ट हिक्की को कहा जाता है। शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को किसने बनाया था? तो शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस जो था रिचर्ड एम हो के द्वारा बनाया गया था। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पेनी चैप बुक्स के नाम से जाना जाता था। किताबों का सुलेखन करने वाले लोग दक्ष सुलेखक होते थे, तो उसे कहा जाता था खुशनबीसी। 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? तो यह हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में प्रचलित सस्ते कागज पर छपी एवं नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें क्या कहलाती थीं? बिब्लियोथीक बिलू कहलाती थीं। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के संबंध में किस लेखक ने वर्णन किया? तो काशी बाबा के द्वारा वर्णन किया गया था। लक्ष्मीनाथ बैजू बरुआ की रचनाएं बताइए। और लक्ष्मीनाथ बैजू बरुआ कौन थे? तो लक्ष्मीनाथ बैजू बरुआ असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे और इनकी रचनाएं हैं बूढ़ी आयर साधु मतलब दादी की कहानियां, ओ मोर अपनर देश मतलब ओ मेरी प्यारी भूमि। नेक्स्ट है बेलम क्या है? तो बेलम चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह है। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती बेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिटर व गैली क्या है? तो कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति गैली। कंपोजिटर क्या कहलाता है? छपाई के लिए जो इबारत लिखा जाता है, कंपोज करता है, उस व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। और गैली क्या है? तो धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है उसे गैली कहा जाता है। प्लाटेन से क्या आशय है? तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ मतलब होता है लकड़ी, है ना, तो लकड़ी का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। प्रश्न नंबर 14 है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन है और मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली हैं। प्रश्न नंबर 15 है पंचांग से क्या अर्थ है?
तो चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देना वार्षिक पंचांग कहलाता है। चैप बुक या गुटका से क्या आशय है? तो पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है ना, किए जाने वाले फेरी वाले बैठते थे और ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुआ है। मतलब ये छोटी सी किताबें हुआ करती थी जिसे लोग अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इसलिए उसे पॉकेट बुक भी कहा जाता है या चैप बुक कहा जाता है। निरंकुशवाद से क्या अर्थ है? तो निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी लगी हो और ना ही संवैधानिक पाबंदी लगी हो, उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, 19वीं सदी में यूरोप की महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली पत्रिका की क्या विशेषता थी? तो जो महिलाओं के लिए प्रकाशित पत्रिकाएं थीं, उनकी क्या विशेषता थी? पेनी मैगजीन्स या पेशिया पत्रिकाएं खास तौर पर महिलाओं के लिए होती थीं। इसमें महिलाओं की सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिका होती थी। प्रश्न नंबर 19 है, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? त्रिपिटिका कोरियाना 13वीं सदी के मध्य में वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें सन 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया था। प्रश्न नंबर 20 है, उलमा व फतवा से क्या आशय है? तो उलमा क्या होता है? इस्लामी कानून और शरिया के जो विद्वान होते हैं उसे उलमा या उलेमा कहा जाता है। फतवा क्या होता है? अनिश्चय या असमंजस, मतलब जो निश्चित ना हो, है ना। तो अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, पांडुलिपि क्या थी? पांडुलिपियां मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थीं। यह ताड़ के पत्तों पर हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। तो इस तरीके से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए